किसने टाइटैनिक को डुबाया? क्या उसे सिर्फ एक आइसबर्ग ने डुबाया था, या फिर टाइटैनिक के डूबने के पीछे कुछ ऐसी गलतियां थी जो उस रात एक एक करके सामने आती गई? आखिर आइसबर्ग को देखने के बाद भी टाइटैनिक वक्त पर मुड़ क्यों नहीं पाया? इतने बड़े और सपोजिटली अनसिंकेबल शिप पर सभी पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट्स क्यों नहीं थे? और जब टाइटैनिक डूब रहा था तो रेस्क्यू इतनी देर से क्यों पहुंचा? सबसे हैरान करने वाली बात यह है, टाइटैनिक को सिर्फ एक एक्सीडेंट ने नहीं डुबाया। उस रात कई छोटे डिसीजंस, कुछ वार्निंग्स, ह्यूमन मिस्टेक्स और समुंदर की अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस सब एक ही जगह पर आ गए। और फिर 15 अप्रैल 1912 की सुबह तक दुनिया का सबसे फेमस शिप समुंदर की गहराइयों में दफन हो चुका था। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा जहाज जिसे देखकर लोगों को लगता था कि इंसान ने समुंदर को भी जीत लिया है। इतना विशाल, इतना लग्जरियस और इतना पावरफुल कि उसे लगभग अनसिंकेबल कहा जाने लगा। लेकिन अपनी पहली ही जर्नी में अटलांटिक ओशन के बीचों बीच ये विशाल जहाज एक ऐसे आइसबर्ग से टकराया जिसे देखने के बाद शायद सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर टाइटैनिक को वक्त रहते बचाया क्यों नहीं गया? ये कहानी है RMS टाइटैनिक की। 1912 का वक्त था। दुनिया तेजी से बदल रही थी। नई टेक्नोलॉजी, बड़ी बिल्डिंग्स, पावरफुल मशीन्स। और इसी दौर में ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन एक ऐसा पैसेंजर शिप बना रही थी जो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला था। उसका नाम था टाइटैनिक। लगभग 269 मीटर लंबा ये जहाज उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस माना जाता था। इसके अंदर लग्जरी इतनी थी कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए शानदार डाइनिंग रूम्स, प्राइवेट कैबिन्स, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम और कई दूसरी फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन टाइटैनिक की सबसे बड़ी खासियत उसकी लग्जरी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उस पर लोगों का भरोसा। लोगों का यकीन था कि ये जहाज बेहद सेफ है। टाइटैनिक में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। आइडिया सिंपल था, अगर जहाज के किसी हिस्से में पानी भर भी जाए तो बाकी के हिस्से सील्ड रहेंगे और टाइटैनिक तैरता रहेगा। यानी समुंदर टाइटैनिक को आसानी से हरा नहीं सकता था। लेकिन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी वीकनेस अक्सर मशीन नहीं होती, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था टाइटैनिक के साथ। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने साउथहम्पटन से अपनी मेडन वॉयेज शुरू की। डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क। रास्ते में फ्रांस और आयरलैंड से पैसेंजर्स को लिया गया। कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग टाइटैनिक पर सवार थे। उनमें वेल्दी बिजनेसमैन भी थे, इमाइग्रेंट्स भी थे, फैमिलीज भी और ऐसे लोग भी जो अपने बेटर फ्यूचर की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जर्नी हिस्ट्री की सबसे फेमस जर्नीज में से एक बनने वाली है। लेकिन टाइटैनिक के रास्ते में एक प्रॉब्लम पहले से मौजूद थी, आइस। नॉर्थ अटलांटिक में उस सीजन में कई शिप्स ने आइसबर्ग्स और आइस फील्ड्स की वार्निंग्स भेजी थी। टाइटैनिक को भी ऐसी वार्निंग्स मिली थी। फिर भी जहाज अपनी जर्नी जारी रखता था। क्यों? क्या कैप्टन को डेंजर का अंदाजा नहीं था, या टाइटैनिक की स्पीड कम करना जरूरी नहीं समझा गया? और अगर आइसबर्ग की वार्निंग्स मिल चुकी थी तो फिर उस रात क्या हुआ? 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र असाधारण रूप से शांत था। हवा बहुत कम थी, लहरें बहुत छोटी थी, आसमान साफ था। सुनने में यह परफेक्ट वेदर लगता था। लेकिन इसी काम ओशन ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि वेव्स ना होने की वजह से आइसबर्ग के आसपास का पानी का व्हाइट फोम दिखाई नहीं दे रहा था। रात करीब 11:40 टाइटैनिक के लुकआउट ने अचानक कुछ देखा। एक विजुअल आइसबर्ग, बहुत करीब। अलार्म दिया गया, शिप को टर्न करने की कोशिश की गई, लेकिन इम्पैक्ट इतना ड्रामेटिक नहीं था कि पैसेंजर्स को तुरंत लगे कि जहाज खत्म होने वाला है। कई लोगों को शुरू में पता भी नहीं चला कि कुछ सीरियस हुआ है। लेकिन जहाज के अंदर एक बेहद डेंजरस प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। पानी टाइटैनिक के कई कंपार्टमेंट्स में घुस रहा था। अब सवाल था, क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? कुछ वक्त तक ऑफिसर्स को उम्मीद थी कि शिप शायद तैरता रहेगा। लेकिन डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैलकुलेशंस की और उन्हें एक फ्राइटनिंग ट्रूथ समझ आया। टाइटैनिक के जितने कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था वो उस लिमिट से ज्यादा थे जितने कंपार्टमेंट्स डैमेज होने पर शिप सर्वाइव कर सकता था। टाइटैनिक के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने थी, लाइफ बोट्स नहीं थी, लेकिन सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। ये सुनकर आज यकीन करना मुश्किल लगता है। इतने बड़े जहाज पर इतने सारे पैसेंजर्स और फिर भी इनफ लाइफ बोट कैपेसिटी नहीं थी। क्यों? उस वक्त सेफ्टी रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और टाइटैनिक के डिजाइनर्स और ऑपरेटर्स की उम्मीद थी कि जहाज खुद इतना सेफ है कि लाइफ बोट्स मेनली इमरजेंसी ट्रांसफर के लिए होंगी। लेकिन अब वही लाइफ बोट्स लाइफ और डेथ के बीच आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। रात 12 बजे के बाद पैसेंजर्स को धीरे धीरे सिचुएशन का पता चलने लगा। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहन लिया, कुछ अभी भी कंफ्यूज्ड थे। कई पैसेंजर्स को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक वाकई डूब सकता है।
और यहीं से ट्रेजेडी का सबसे पेनफुल हिस्सा शुरू होता है। लाइफ बोट्स को लॉन्च किया जाने लगा, लेकिन शुरुआत में कुछ लाइफ बोट्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं निकली क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि टाइटैनिक सच में डूबेगा। कुछ पैसेंजर्स शिप छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि लाइफ बोट से ज्यादा सेफ टाइटैनिक ही है, और शायद ये टाइटैनिक की सबसे बड़ी आयरनी थी। जिस जहाज पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, वही जहाज धीरे धीरे उनके नीचे से गायब हो रहा था। रात आगे बढ़ती गई। टाइटैनिक का फ्रंट हिस्सा ज्यादा नीचे जाने लगा। अब सिचुएशन छुपाई नहीं जा सकती थी। पैसेंजर्स को समझ आ चुका था टाइटैनिक बचने वाली नहीं है। लेकिन अब एक और सवाल था, अगर टाइटैनिक के पास इतनी कम लाइफ बोट्स थी तो बाकी लोगों को क्या होगा। विमेन और चिल्ड्रन को प्रायोरिटी देने का ऑर्डर दिया गया। कई फैमिलीज अलग हो गई। कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाकर पीछे रह गए। कुछ लोग आखिरी मोमेंट्स तक अपने लव्ड वंस के साथ रहे। और ऑर्केस्ट्रा, कहा जाता है कि म्यूजिशियंस ने पैसेंजर्स को काम रखने के लिए म्यूजिक बजाना जारी रखा। जैसे जैसे रात बीत रही थी, टाइटैनिक का एंगल और बढ़ता गया। अब जहाज का मैसिव स्ट्रक्चर समुद्र के सामने टिक नहीं पा रहा था। करीब सुबह 2:20 आखिरकार समुद्र में गायब हो गया। एक ऐसा जहाज जिसे कभी ऑलमोस्ट अनसिंकेबल समझा गया था, अब हजारों मीटर गहरे अटलांटिक ओशन में पड़ा था। लगभग 1500 लोग उस डिजास्टर में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि टाइटैनिक के डूबने के बाद एक और मिस्ट्री ने जन्म लिया। आखिर मदद इतनी देर से क्यों पहुंची? टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे थे। इंसान अभी भी वल्नरेबल है, लेकिन टाइटैनिक से जुड़ा एक सवाल आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया ही नहीं होता तो क्या वो अपनी जर्नी सेफली कंप्लीट कर लेता? शायद, लेकिन हिस्ट्री में शायद का कोई जवाब नहीं होता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उस रात एक के बाद एक फैक्टर्स एक साथ आए। आइस वार्निंग्स थी, शिप हाई स्पीड पर था, समुद्र असाधारण रूप से शांत था। आइसबर्ग को देखने के बाद रिएक्शन का वक्त बहुत कम था और लाइफ बोट सभी लोगों के लिए इनसफिशिएंट थी। इनमें से कोई एक चीज शायद अकेले टाइटैनिक को ना डुबोती, लेकिन जब ये सब एक ही रात में एक साथ हुआ तो दुनिया का सबसे फेमस शिप डिजास्टर पैदा हो गया। सालों तक टाइटैनिक का रेक समुद्र की गहराइयों में छुपा रहा। फिर 1985 में उसकी लोकेशन डिस्कवर कर ली गई, और जब रिसर्चर्स ने पहली बार रेक को डीप ओशन में देखा तो सामने एक ऐसा सीन था जिसने टाइटैनिक की कहानी को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। एक विशाल जहाज अंधेरे समुद्र में पड़ा हुआ। उसकी लग्जरी खत्म हो चुकी थी, उसकी चमक खत्म हो चुकी थी, उसकी कहानी अब भी जिंदा थी। आज टाइटैनिक को याद करने की वजह सिर्फ ये नहीं कि वो एक बड़ा शिप था, क्योंकि टाइटैनिक इंसान के कॉन्फिडेंस की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें टेक्नोलॉजी ने कहा हम समुद्र को कंट्रोल कर सकते हैं, और ओशन ने सिर्फ एक रात में जवाब दे दिया नहीं। उस रात लगभग 2200 लोग एक जहाज पर सवार हुए थे। सुबह तक उनमें से सैकड़ों लोग समुद्र में नहीं बल्कि हिस्ट्री में रह गए। और शायद टाइटैनिक की सबसे डरावनी बात यही है कि उसे डुबाने के लिए किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं थी, किसी वॉर की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक आइसबर्ग, कुछ रॉन्ग डिसीजंस और कुछ घंटे काफी थे। ऐसी ही रियल और मिस्टीरियस कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फैक्टिफाई महक के साथ।